वेलकम टू माय चैनल सिद्धू विनर क्लासेस। आज हिस्ट्री का हम पार्ट 3 लेकर आए हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि यूपीपी और यूपीएसआई और यूपी टेट और अन्य एग्जाम के लिए क्या है कि बहुत ही अवेलेबल है। हमारे सामने जो बच्चे बैठे हैं इनके लिए बेहद महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। देखिए, आप कुछ विशेष करने के लिए, कुछ विशेष पाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, रातों से लड़ना पड़ता है। रात से तात्पर्य है क्यों लड़ेंगे रात में, इसका तात्पर्य है कि ठंडी का दिन चल रहा है और हमको क्या करना है, अपने एजुकेशन जहाँ पे हम बनाए रहते हैं सिस्टम पढ़ने का, वहाँ पे क्या करना है, उससे बाहर निकल के पढ़ना है। तो आइए हम लोग आते हैं सबसे पहले कि अरब आक्रमण के प्रभाव क्या थे। अरब जब आक्रमण किए, हमारे यहाँ भारत में आक्रमण किए, तो उनके प्रभाव क्या पड़े। तो उनके प्रभाव क्या पड़े, सबसे पहले अरबियों ने देखिए भारत को दिया क्या। जब अरब आक्रमण करने आए तो भारत को क्या दिए, देखिए सबसे पहले दिए क्या, ऊंट पालन की शुरुआत। भारत के पूरे इतिहास में ऊंट पालन नहीं होता था, ठीक है। तो अरब जब आए अपने यहाँ तो इन्होंने क्या किया कि ऊंट पालन की शुरुआत की। इन्होंने क्या किया, ऊंट पालन की शुरुआत किया। दूसरे नंबर पे मानचित्र की कलाओं का विकास। इन्होंने क्या किया, आप आज देखते होंगे हर जगह मानचित्र बन रहा होगा, आप मानचित्र के माध्यम से पढ़ रहे होंगे, और जितने भी आपके मैप्स तैयार हो रहे हैं, कहाँ हमारा उत्तर प्रदेश है, कहाँ झारखंड है, ये सब मानचित्र ग्लोब पे ही तैयार होते हैं। तो देखिए, मानचित्र की कलाओं का विकास किसने शुरू किया, अरबियों ने ही शुरू किया, भारत ने उनसे सीखा, ठीक है। आगे देखिए, मानसून की जानकारी। मानसून की जानकारी इंडिया या भारत को, आर्यवर्त को नहीं हो पाती थी, क्योंकि वहां पे लोगों को लगता था कब बारिश हो रही है, कब गर्मी पड़ रही है, कब ठंडी पड़ रही है, इसका कोई मतलब उल्लेख भारत के पास नहीं मिलता था। तो आप कह सकते हो कि मानसून की जानकारी भी हम लोग कहाँ से सीखे, अरबियों से सीखे। कहाँ से सीखे, अरबियों से। देखिए, उसके बाद खजूर की खेती। हमारे यहाँ खजूर नहीं होता था, हम लोग खजूर की खेती करना जो सीखे वो किससे सीखे, अरबियों से सीखे। जब हम अरब आए अपने यहाँ व्यापार करने, तो उनसे कुछ न कुछ सीखे, तो हमसे भी तो कुछ न कुछ सीखे होंगे वो। देखिए क्या सीखते हैं। देखिए, भारतीय ज्ञान अरबियों द्वारा यूरोप तक पहुंचा। अब जो भारत में ज्ञान था, सीमित ज्ञान नहीं था, ज्ञान का भंडार भारत कहा जाता था। ऐसे ही नहीं, भारत को सोने की चिड़िया और भारत को आर्यवर्त कहा जाता था। भारत में बहुत ऐसी चीजें थी जो कि लोगों का मार्गदर्शन बने, ठीक है, मार्गदर्शक के। तो देखिए क्या होता है कि पहला जो भारतीयों से ये प्राप्त किए, अरबियों ने ये दर्शन प्राप्त किया, जिसको बोलते हैं फिलोसफी। क्या बोलते हैं, फिलोसफी। ये दर्शन प्राप्त किए कि कैसे हम क्या करेंगे तो हमारा उज्जवल भविष्य होगा। ज्योतिष का ज्ञान, एस्ट्रोलॉजी। देखिए, आपको पता होगा कि आप बहुत ही फिल्म देखते होंगे या पहले का इतिहास पढ़ते होंगे, तो आपको पता रहता होगा कि कोई आपके हाथ की रेखा देखकर बता देता था कि आप के साथ भविष्य में क्या होने वाला है। मतलब भविष्य देखने का जो उल्लेख था, ये भारत के पास था। आज ज्योतिष, आज कौन सी, आप बताइए कौन सी किताब, कौन सी बुक लेकर जो हमारे एस्ट्रोलॉजी होते हैं, अब वाले एस्ट्रोलॉजी नहीं, अब तो जो नक्षत्र ज्ञान, तारे, ये सब बुक में थोड़ा सा पढ़ के बता देते हैं। लेकिन पहले से जो भारत में इतना ज्ञान था, जो हमारे ब्रह्म ऋषि वेद पुराण थे, उन्होंने देखकर बता देते थे कि ये दिन सही है, कि क्या है, कल क्या होने वाला है, पीछे क्या हो रहा है और भविष्य में आपके साथ क्या होगा, ये सब बता देते थे। तो ये इन्होंने प्राप्त किया ज्योतिष ज्ञान, किससे प्राप्त किया, भारत से प्राप्त किया। अब अरबियों ने अंकों का ज्ञान प्राप्त किया। देखिए, आप सभी को पता होगा कि हमारे द्वारा ही अंक की शुरुआत की गई। तो जैसे कि आर्यभट्ट आए और भी कई वैज्ञानिक जो थे, इन्होंने क्या किया, शून्य का खोज किया, अंकों का खोज किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पाई का मान ज्ञात किया। तो आप लोग ये सुने होंगे, लेकिन आपको पता होगा कि हमारा रामायण है, जो महाभारत है, आपको पता है कि उसमें सेनाओं की संख्या और रावण के 10 सिर का उल्लेख है कि नहीं, कि रावण के पास 10 सिर पाया जाता था। तो इसमें भी आप शामिल हैं कि भारत पहले से जानता था कि अंक क्या होते हैं, ठीक है। भारत वेद पुराण से ही, या कह सकते हैं त्रेता युग द्वापर युग से ही उसको पता था कि कितने हमारे पहिए होते हैं, उसमें तीली कितनी लगाई जाती है। तो ये सब भारत को पहले से ही ज्ञान था, अंकों का कोई नया चीज नहीं था। इसने दुनिया का प्रचार प्रसार किया अंकों द्वारा, ठीक है। उसमें भी कई चीज, जीरो की खोज की, बाद में आर्यभट्ट वगैरह लोग आए और ये क्या किए कि उसी को क्या किए कि बाहर कर दिए, कि मतलब ये है चीजें, हमारे पास अंक है। तो अरबियों को अंकों का भी ज्ञान हुआ। चिकित्सा पद्धति, मेडिसिन।
अब जो मेडिसिन बना, आप लोग सुने होंगे कि लक्ष्मण जी को बाढ़ लग गई थी और वहां पे वैद्य थे तो उनको जड़ी बूटियों द्वारा क्या किया जाता था, ठीक किया जाता था। तो हमारे पास जो औषधियां थी, हमारे पास जो पौधे थे, उनसे कह सकते हैं कि औषधियां प्राप्त होती थी। मेडिसिन का काम देखिए भारत पहले भी करता था। आज हम जानते हैं कि मेडिसिन की दुनिया में या चिकित्सा की दुनिया में हम लोग क्या है, बहुत पीछे हो गए हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपने ही अस्तित्व को खो दिया। दुनिया ने उसको ग्रहण करके बहुत आगे बढ़ पाई, और ठीक है भारत पीछे है इस समय, लेकिन चल रहा है। मेडिसिन चिकित्सा का जो आज जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं उसका श्रेय पूरा भारत को ही जाता है। तो अरबियों ने क्या किया, इसका प्रचार प्रसार जो यूरोप तक पहुंचाया, बीच की कड़ी। जैसे मान लीजिए कि आपके पास सुने होंगे, रामायण जब पढ़े होंगे तो उसमें सुने होंगे कि लंका जो थी समुद्र के एक तरफ थी और जो राम भगवान थे वो एक तरफ थे। तो उन्होंने बीच सेतु का क्या किया, पुल का निर्माण किया था बीच में। तो ये जो अरब थे, ये अन्य देशों के साथ जब ये आक्रमण करते थे, व्यवसाय करने जाते थे, व्यापारिक व्यवसाय, तो ये मजबूत थे। तो इन्होंने क्या किया कि जब हमारे भी तो दर्शन ज्योतिष अंक चिकित्सा का प्रसार कर रहे हैं, तो ये उसी ब्रिज का काम किए। अरबियों ने यूरोप तक हमारी बातों को पहुंचाया, तो ये ब्रिज का काम किया। और भी जो यूरोप में समस्याएं थी, जो भी यूरोप का कल्चर था, हमारे यहाँ क्या लाए, धीरे धीरे ये भी लाए। तो एक तरफ से हम लोग को भी तो फायदा हुआ, ठीक है। अगर लाभ की बात हो जाए तो देखिए, ऊंट का पालन, मानचित्र की कलाओं का विकास, मानसून की, खजूर की खेती, ये हमको नहीं पता था। तो उन्होंने आया तो हमको प्रदान किया, हम भी उनको कुछ न कुछ दिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक जुड़ाव रहा। एक अरब जो आक्रमण किए वो खेती, बड़ा नुकसान भी किए, तो नुकसान छोड़ के हम लोग लाभ पढ़ रहे हैं, तो लाभ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आगे देखिए, एक ब्रह्मपुत्र नामक बुक थी, ब्रह्मपुत्र बुक थी, ब्रह्मपुत्र द्वारा लिखित। देखिए, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत कहते हैं, ये 628 ईस्वी में ही आई थी। बात समझ रहे हैं। जब आई थी तो हमको उसी बुक में पता है कि पाई का मान 22/7 है, द्विघात समीकरण कैसे होगा, पृथ्वी की त्रिज्या कैसे है, पृथ्वी का व्यास कैसे, जैसे पृथ्वी हो गई, इसकी त्रिज्या व्यास के बारे में उसमें वर्णन था। सम संख्याओं का योग और सम संख्या के वर्गों का योग, विषम संख्या, ये सब ज्ञान जो था पहले से ही उस पुस्तक में था। इन्होंने अरबियों के जो राजा थे उस समय, कासिम वगैरह, ये भी क्या किए थे, सब इस बुक को सर्च किए, पढ़े थे। तो आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं, पहले इतना नोट कीजिए। चलिए देखते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अरबों के मध्य संघर्ष, अरबों के मध्य संघर्ष क्या क्या चला था। तो देखिए, भारतीयों का एक संगठन बना था। कभी कभी लोग देखिए पढ़ते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आजकल बहुत ज्यादा चलती है, तो इसमें पढ़े होंगे कि भारतीय राजा उस समय क्या कर रहे थे जब अरब आक्रमण कर रहे थे, ठीक है। तो देखिए, अरब आक्रमण से पहले भारतीय राज्यों का कुछ तो आप जानते ही हैं कि भारत के लोग धर्म, जाति और क्षेत्र में क्या हुए थे, राजा बटे हुए थे। राजा एक दूसरे से ही संघर्ष करने में लगे हुए थे, लेकिन ऐसे सब लोग नहीं थे। कुछ राजा जो थे जो कि अरबियों को रोकने में एक संगठन तैयार किया था। देखिए, संगठन कौन कौन सा था। भारतीयों का एक संगठन बना था। पहला जो भारतीय था पुलकेशिन विक्रमादित्य सेकेंड, ठीक है। आप लोग फर्स्ट को भी जानते होंगे, सेकेंड की बात आती है तो ये जब शासन चला इनका तो 733 से 746 ईस्वी तक, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, अवनिजराश्रय, इनको क्या किस नाम से जाना जाता था, अवनिजराश्रय। क्यों जाना जाता था, क्योंकि जो भी व्यक्ति बाहर से आता था उनको ये आश्रय प्रदान करते थे। कौन, पुलकेशिन विक्रमादित्य द्वितीय। अब देखिए, इनका जो गठबंधन था किससे था, नागभट्ट से। नागभट्ट प्रथम जो थे गुर्जर प्रतिहार वंश के क्या थे, शासक थे। तो आपको ये भी पता होगा कि जाट, गुज्जर और भी जो थे लड़े थे अरबियों से, ठीक है। तो यहाँ पे जो नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश आता है, 723 से 760 तक क्या किया, इनको रोकने के लिए ये इकट्ठा हुए। और भी एक थे दंती दुर्ग, जो राष्ट्रकूट के राजा थे। नेक्स्ट आता है बप्पा रावल, ये मेवाड़ के राजा थे, ठीक है। ये शिव जी को बड़ा मानते थे।
मेवाड़ के राजा जो थे बप्पा रावल, ये शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। इन लोगों के संगठन ने, ये लोग राजा थे, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय आप लोग सुने होंगे, विक्रमादित्य द्वितीय के बारे में, उसके बाद नागभट्ट प्रथम के बारे में, और दंतीदुर्ग के बारे में, और बप्पा रावल के बारे में। तो ये लोग क्या थे, राजा थे, अलग अलग गुर्जर वंश के, प्रतिहार वंश के, चहार वंश के, मेवाड़ वंश के, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि ये अरबियों को रोकने में बड़ा संघर्ष था इन लोगों का। इन लोगों की ही वजह से क्या था कि 300 वर्ष तक अरब क्या व्यापार केवल करते रहे, आक्रमण नहीं कर पाए। आक्रमण तो मोहम्मद बिन कासिम धीरे धीरे शुरू किया, पावर में आया, उन्होंने क्या किया कि इस्लाम का प्रचार करने के लिए शुरू किया था। आप लोगों को पढ़ा भी हम दिए हैं, आप हिस्ट्री 2026 के प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए, अरब आक्रमण के खिलाफ, देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, अरब आक्रमण के खिलाफ 738 ईस्वी में भारत आक्रमण के खिलाफ था, ठीक है। बात समझ रहे हैं, कौन था, ये लोग थे। अब हम बात आगे बढ़ाते हैं। बात होती है कि अरब इस्लाम के प्रचार में सफल हुए उस समय, तो जब इनको 300 वर्ष तक रोके रखा, तो कुछ लोगों का मत था कि अरब इसमें इस्लाम के प्रचार में मोहम्मद बिन कासिम के समय क्या हुए, सक्सेसफुल हो गए। लेकिन ऐसी बात नहीं है, अरब इस्लाम के प्रचार में क्या हुए कि सफल नहीं हो पाए, ये तो कुछ लोग कहते हैं। लेकिन उनका जो सोच था, थिंकिंग था, भारतीय राजा समझ गए थे कि ये जबरदस्ती हमारे यहाँ अपने धर्म का प्रचार थोपने के लिए आए हैं, ठीक है। ये लोग थे तो बचा के रखे, लेकिन आगे तो बचेगा नहीं। देखिए आगे क्या होता है। अब तुर्क आए, देखिए तुर्क कौन से हैं प्रजाति के, तुर्क आते हैं, लेकिन ये होते कौन से हैं, ये आपको पता होगा कि ये अरबियों द्वारा सताए गए लोग थे, अरबियों द्वारा हारे गए लोग थे। अरब और तुर्क में बहुत बड़ा क्या हुआ, युद्ध हुआ था यूरोप में, तो इनको क्या किया गया था कि हरा दिया गया था अरबियों द्वारा। तो अब ये तुर्क तो अपनी प्रजाति से तुर्क ही कहलाएंगे, तो मिला लिया गया था इसको, इस्लाम में भी इनको मान्यता दी गई थी। तो ये लोग आए, अब दूसरी बार जब अब अरब आक्रमण से हम लोग समझ गए चीजों को, अब आए तुर्क का आक्रमण हुआ भारत में। आक्रमण तो बहुत सारे हुए, लेकिन हम लोगों को जो परीक्षा में पूछता है उसी को पढ़ना है, उसी को फॉलो करना है। तो यहाँ पे देखिए, तुर्क जब आक्रमण करते हैं तो उस समय जो वंश था गजनी वंश था। कौन सा वंश था, गजनी वंश, और उसको यामिनी वंश भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, यामिनी वंश। तो गजनी वंश या यामिनी वंश आपसे पूछेगा कि इसके संस्थापक कौन थे, तो बताएगा अल्पतगीन। कौन था, अल्पतगीन। ये कब से कब चला था इनका शासन, इनका शासन चला था बेटा 943 से 963 एडी ईस्वी तक, ठीक है। आप देखिए इसको ध्यान से, एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाला है। कुछ लोग हिस्ट्री को आप लोग समझते चलिए बेटा, जब तक आप हिस्ट्री को समझेंगे नहीं तब तक आप हिस्ट्री कर नहीं सकते। हिस्ट्री को कुछ लोग रटते हैं और 1 मंथ 2 मंथ जितना कैपेसिटी होती है आपकी, उसके बाद भूल जाते हैं, रिवीजन नहीं करते। तो एक बार कहानी के माध्यम से अगर हिस्ट्री को पढ़ लेंगे तो जिंदगी भर आपको याद रहेगा, ठीक है। तो हम लोगों के साथ बहुत ही कह सकते हैं कि दिक्कतों का सामना रहा। हम लोगों को ऐसे नहीं पढ़ाया गया, हम लोगों को केवल रटाया गया था, ठीक है। तो समय की बात होती है, जैसा समय होता है, जैसा आप एजुकेशन में पैसा खर्च करते हैं वो सब फैसिलिटी आपको वैसे ही मिलती है। बात समझ रहे हैं, हम लोगों को समय था, हम लोगों का वैसी फैसिलिटी मिली, आप लोगों का समय था, आप लोगों को वैसी फैसिलिटी मिली, आगे समय आएगा वैसी फैसिलिटी मिलेगी। मैं किसी टीचर का नहीं दोष दे रहा हूँ, ना किसी विद्यालय का, लेकिन समय समय की बात है। ये फैसिलिटी आप लोगों को जो मिल रही है बेटा, ये कहीं बनारस मिलती थी, कहीं लखनऊ मिलती थी, कहीं दिल्ली मिलती थी उस जमाने में, तो हम लोगों के पास उतना सामर्थ्य नहीं था। बात समझ रहे हैं कि कक्षा 8 का छात्र, कक्षा 10 का छात्र और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का छात्र जाके दिल्ली पढ़े, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात पढ़े जाकर, तो ऐसी परिस्थिति नहीं थी। तो आप लोगों को मौका मिल रहा है, क्योंकि ऑनलाइन की दुनिया है, तो सब आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो उसका क्या किए, फायदा उठाइए आप लोग। देखिए आपसे पूछा जाएगा गजनी वंश, यामिनी वंश, तो इसका जो संस्थापक था अल्पतगीन था। ये 943 से 963 ईस्वी तक क्या किया, शासन किया। अब देखिए इसमें पूछा जाता है कि इसके बाद कौन बना, तो इसके बाद इसका दामाद बना। सब उस समय रिश्ता दामाद वाला बहुत अच्छा होता था, दामाद बना, और ये गुलाम था। ये क्या था, गुलाम था।
देखिए आजकल हम लोग सब्जी खरीदने जाते हैं ना, सब्जी खरीदने जाते हैं क्योंकि सब्जी का हमको डेली यूज करना है, सब्जी बनाना है। लेकिन उस समय क्या होते थे कि गुलाम खरीदे जाते थे, गुलाम देख कर खरीदे जाते थे कि ये लायक है, युद्ध करने लायक है कि नहीं। तो गुलामों का बाजार लगता था। तो जब राजा आते थे तो उनका इतिहास समझकर, उनको पढ़कर कि ये कैसे हैं, कितना युद्ध किए हैं, किससे लड़े थे, किससे जीते थे, कितने घोड़े हैं, कितने क्या है इनके पास, कितना बल है, सब सामर्थ्य जानकर क्या करता था, गुलाम बनाता था। कुछ गुलाम ऐसे भी थे जो कि नजर कहीं और होती थी, तो देखिए दामाद भी बन जाया करते थे। बात समझ रहे हैं? तो जब दामाद बने तो दामाद पहला जो बना था अल्पतगीन का, ये बना था सुबुक्तगीन। क्या बना था? सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन कब बना? 977 से 997। तो आपके मन में ये भी सवाल आएगा कि सर आप तो बता रहे थे कि अल्पतगीन 943 से 963 तक किया था शासन, लेकिन बिचवा में ही कहाँ गया 963 के बाद? 77 पे आप आ गए। तो कह सकते हैं आप लोग कि 7 साल इधर 7 साल इधर, 14 साल कहाँ था मामला सब? तो आप कहेंगे कि बीच में बहुत सारे राजा महाराजा आए जो कि युद्ध हुआ। बात समझ रहे हैं? बीच में बहुत सारे छोटे छोटे तुर्की प्रयास किए, आक्रमण किए, तो युद्ध होता रहा। बाद में जब आप कोई गद्दी पर बैठता है तब उसको राजा मानते हैं। तो जब ये राजा बना सुबुक्तगीन, तो इसका डेट याद कर लीजिएगा 977 से 997, यही आपके पेपर में पूछता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि पहला, देखिए अब पहला तुर्क भारत पर आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था? सुबुक्तगीन। कौन था बेटा? सुबुक्तगीन। कौन था? तो आप लोग ये क्वेश्चन याद रखिएगा, पहला तुर्क कौन था जिसने भारत पर आक्रमण किया था? तो सुबुक्तगीन कहेंगे। कौन सा कहेंगे? सुबुक्तगीन। कुछ लोग इसको भी मार सकते हैं अल्पतगीन को, लेकिन ये नहीं था। ठीक है, ये तो बेचारा टपक गया। तो पहला आक्रमण जो भारत पर किया था ये सुबुक्तगीन किया था। ये किसका दामाद था? ये अल्पतगीन का दामाद था। इतना बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हिंदू शाही राजवंश जयपाल से युद्ध हुआ था। पूछा जाएगा कि सुबुक्तगीन का युद्ध किससे हुआ था, क्योंकि ये तुर्क था। तो आपसे जब तुर्क से क्वेश्चन आएगा तो पहला तुर्क जो भारत पर आक्रमण किया था सुबुक्तगीन था। तो सुबुक्तगीन से लड़ाई कौन लड़ा था? राजा भारत का। तो भारत का जो राजा था हिंदू शाही राजवंश से था, उसका नाम था जयपाल से युद्ध हुआ। किससे युद्ध हुआ? जयपाल से। और जयपाल यहाँ पे क्या करते हैं? हारते हैं। तो आगे देखिए, सुबुक्तगीन का पुत्र, सुबुक्तगीन के कई पुत्र थे। ठीक है, तो इनका जो छोटा पुत्र था, सॉरी सबसे बड़ा पुत्र था महमूद गजनवी। कौन था? महमूद गजनवी। जैसे आप मुगल साम्राज्य में पढ़े होंगे, कुछ लोगों को गद्दी नहीं मिली बड़े पुत्र को। ठीक है, तो वहां पे अपने पिताजी को गला काट कर क्या हुआ कि गद्दी पर बैठे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी बात वही होती है कि जो सुबुक्तगीन था इसका पुत्र पहला था महमूद गजनवी और दूसरा पुत्र था इस्माइल। क्या नाम है? इस्माइल। तो इसका जो दूसरा पुत्र था सुबुक्तगीन का छोटका पुत्र था, इसको गद्दी पर बैठा दिया। कौन बैठा दिया? सुबुक्तगीन। बात समझ रहे हैं? लेकिन इन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया। महमूद गजनवी क्या करेगा? अब अपने भाइयों को मारेगा। किसको मारेगा? भाई को। तो सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनवी लोग कहते हैं कि इनको मारकर गद्दी पर बैठा। देखो गद्दी पर कब बैठा? संतान में तो हाई टपक जाते हैं। कौन टपक जाता है? सुबुक्तगीन। लेकिन एक साल जब सुबुक्तगीन का पुत्र इस्माइल बनता है, एक साल तक क्या बनता है? एक साल तक गद्दिया पर बैठता है। तो इसके अंदर जानते ही हैं जो योग्य नहीं होता है तो उसको क्या किया जाता था? पहले तो वर्चस्ववादी था ना लोग, कि जो बलशाली है वही गद्दी पर बैठेगा जो पुत्र। अब 4-5 पुत्र हुए तो कहीं कहीं आप ये भी देखे होंगे कि बड़े पुत्र नहीं बैठते थे, छोटे पुत्र गद्दी पर बैठते थे, क्योंकि बलशाली होते थे, बड़े पुत्र को मार कर बैठ जाते थे। तो यहाँ उल्टा था, यहाँ पे वो पसंद नहीं करता था सुबुक्तगीन महमूद गजनवी को। तो जब पसंद नहीं करता था तो बात हुई कि ये बनाया इस्माइल को अपने मरने तक। तो इस्माइल बन तो गया लेकिन अपने भैया सुरक्षित नहीं रह पाया। ठीक है, इसको मरवा के तुरंत गद्दी पर बैठ गया। तो महमूद गजनवी ऐसा व्यक्ति था जो कि 998 से 1030 तक क्या किया? शासन किया और टपक गया। बात समझ रहे हैं? आज के लिए इतना ही हम रहने देते हैं। कोई भी आपके मन में क्वेश्चन बने तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिए।
और सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करते रहिए। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ। आज पार्ट 3 हिस्ट्री का था। आप लोग समझिए, बहुत अच्छे से समझे और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद।